नमस्कार सभी को। स्वागत है छात्राओं इस क्लास में। और हम बात कर रहे थे समुदाय की, और समुदाय की बात करते हुए हमने समुदाय की 3 विशेषताओं की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी, यानी स्वतः विकास, स्थायीपन और विशिष्ट नाम। तो समुदाय की बात करते हुए हमने चर्चा की थी कि समुदाय का समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप ही विकास होता है, और स्थायी रूप से जब व्यक्तियों का समूह एक निश्चित भौगोलिक भूभाग या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने लग जाता है तो वो समुदाय कहलाता है। और तीसरी हमने बात की थी कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, और उस नाम के पीछे उसका एक विशेष इतिहास भी होता है। एक लंबा चौड़ा इतिहास उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। और जो उस समुदाय विशेष में रहने वाले जो लोग हैं वो उस समुदाय विशेष से अपने आप को घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए समझते हैं। उनके और समुदाय के बीच में वो एक अपना घनिष्ठ संबंध जो है वो मानते हैं। अगली बात हम करते हैं समुदाय की विशेषताओं की या समुदाय के लक्षणों की मूर्तता। यानी समुदाय जो है वो एक मूर्त समूह है, और इसका कारण ये है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों का जो समूह है उस मनुष्य के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। और वैसे तो समुदाय जो वो स्थायी होता है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के समय कई बार ऐसे, जैसे गुजरात के भुज क्षेत्र को अगर माने हम, तो प्राकृतिक भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा आई, और एक बार वो पूरा का पूरा समुदाय जो है वो तहस नहस हो गया था, है ना। और जो लोग भूकंप से बच गए थे वो भी बाहर जा कर के रहने लगे। और फिर कई बार ये आता रहा समाचार पत्रों के अंतर्गत कि भाई जो पहले लोग भुज में रहते थे उनको वापस ये कहा जा रहा है कि आप जा कर के, अब वो क्षेत्र एकदम सुरक्षित है और आप वहाँ जा कर के रह सकते हैं, लेकिन लोगों ने मना कर दिया था, है ना। तो वैसे तो जो समुदाय होता है वो स्थायी होता है, लेकिन जबकि कभी भूकंप, तूफान या बाढ़ या युद्ध के कारण बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो समुदाय नष्ट हो जाता है ना। तो समुदाय की बात कर रहे थे हम लोग कि समुदाय में मूर्तता का गुण पाया जाता है। समुदाय एक मूर्त समूह है ना। और इसके कारण ये है कि हम अभी हमने बात की थी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक भूभाग में बसे मनुष्य के रूप में हम इसे देख सकते हैं, हम ना। हम ये बता सकते हैं कि अमुक समुदाय कहाँ से, उसका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ से कहाँ तक वह फैला हुआ है, तो इस रूप में हम इसे मूर्त मानते हैं। अगली विशेषता हम लेते हैं समुदाय की व्यापक उद्देश्य। यानी समुदाय का विकास जो है वो किसी एक या कुछ विशेष या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें अनेक समूह, गति समितियां और संस्थाएं जो हैं वो समाहित होती हैं इसके अंतर्गत, और जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में, व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने में अपना योगदान देती हैं। यानी अगली अगर हम इसमें व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि समुदाय विशेष में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, जो व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए न कार्य करके, है ना, सभी व्यक्तियों एवं सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि समुदाय विशेष में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी केवल कुछ ही नहीं बल्कि लगभग अपनी समस्त प्रकार की, अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति उस समुदाय विशेष में रह कर के ही करते हैं। तो इसलिए समुदाय जो है उसका एक अपना एक व्यापक उद्देश्य होता है। अगली विशेषता है सामान्य जीवन। यानी समुदाय जो है ना
उस समुदाय में जो लोग निवास करते हैं वे लोग कुछ सामान्य रीति रिवाज यानी एक जैसे, सभी लोग जो वहाँ रहते हैं लगभग उनके एक जैसे ही रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव या त्यौहार तथा संस्कार होते हैं और जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में अपना योग भी देते हैं। तो समुदाय में ही रह कर के व्यक्ति अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताएं जो होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति उस समुदाय विशेष में ही व्यक्ति करता है और यही उसका जो व्यक्ति है ना उसका संपूर्ण जीवन भी व्यतीत होता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि समुदाय जो है वो सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति केवल कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए ही वहाँ पर रहता है। और इस प्रकार समुदाय जो है ना वो समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। एक समुदाय विशेष में रह कर के ही व्यक्ति जो है वो लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और वर्तमान संदर्भ में हम इतना कह सकते हैं कि जो एक समुदाय विशेष में रह कर के ही व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं करता, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो हम इस स्थान विशेष को छोड़ करके, इस समुदाय विशेष को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। तो अब वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि एक समुदाय विशेष में व्यक्ति जो है वो अपनी समस्त नहीं है ना, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उस समुदाय विशेष में रह कर के ही करता है। अगला हम समुदाय की विशेषता या समुदाय का लक्षण ले रहे हैं, सामान्य नियम व्यवस्था। तो गिन्सबर्ग जो समाज वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता या समुदाय का महत्वपूर्ण लक्षण माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से है ना सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और क्रियान्वित व्यक्तियों के व्यवहार जो है वो उन सामान्य जो नियम है उन नियमों के हिसाब से ही वो अपने व्यवहारों को करते हैं, व्यवहारों को क्रियान्वित करते हैं। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। और ये जो सामान्य नियम व्यवस्था है इसका प्रभाव जो छोटे समुदाय होते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय हैं है ना, जो छोटे होते हैं या जनजातीय समुदाय हैं, वहाँ पर हमें विशेषतः ये जो सामान्य नियम व्यवस्था है ना ये पाई जाती है। वहाँ पर हमें ये उन्हीं नियमों के अनुसार लगभग सभी जो वहाँ पे समुदाय के सदस्य होते हैं, चाहे वो जनजातीय समुदाय हो चाहे वो ग्राम समुदाय हो, तो नियमों के अनुसार ही सभी के व्यवहार निर्देशित, नियंत्रित और क्रियान्वित होते हैं। तो वहाँ पर हमें ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि ये समुदाय छोटे होते हैं। और यहाँ पर अनौपचारिक साधनों या फिर हम यूँ कहें कि अलिखित नियमों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। यानी हम बात कर सकते हैं कि जो ये समुदाय होते हैं उनमें एक सामान्य नियम होते हैं और वो सामान्य यानी सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं और सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित, नियंत्रित और क्रियान्वित करने के लिए वो जो सामाजिक नियम व्यवस्था है, जो नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार वो किए जाते हैं। और चूँकि ग्रामीण समुदाय और जनजातीय समुदाय जो हैं वो उनका लघु आकार होता है, तो वहाँ पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ही है ना ये जो सामान्य नियम व्यवस्था होती है इनके अनुसार ही व्यवहार जो हैं वो किए जाते हैं। तो प्रत्येक समुदाय के एक सामान्य नियम व्यवस्था होती है। अगली हम विशेषता ले रहे हैं आत्मनिर्भरता की, यानी ये जो समुदाय होते हैं उन समुदायों को एक आत्मनिर्भर समूह
माना गया है और जो अपनी समस्त प्रकार की यानी अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। यानी हम कहें कि उसे जो अन्य समुदाय है उस पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और समुदाय की ये जो विशेषता है, आत्मनिर्भरता की जो विशेषता है, ये आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या फिर जो छोटे समुदायों हैं उनमें देखने को मिलती है। और वर्तमान समूह के जो समुदाय हैं वो बहुत बड़े हैं, है ना। तो आत्मनिर्भरता की जो ये विशेषता है, ये जो वर्तमान समय के जो बड़े समुदाय हैं उनमें देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि जो छोटे समुदाय हैं ना, जैसे जनजातीय समुदाय या फिर आदिम समुदाय, है ना, उनमें देखने को मिलती है। और अगर वर्तमान समय में देखें तो आज जो छोटे समुदाय हैं, जैसे कोई है ना ग्राम है, तो वो भी अन्य जो ग्रामीण या फिर जो नगरीय समुदाय है उन पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। अतः किसी समय यानी है ना, किसी समय तो था कि आत्मनिर्भरता जो है वो समुदाय का एक महत्वपूर्ण लक्षण हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में इसका महत्व जो है वो कम होता जा रहा है। और अब तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समुदाय को कम या अधिक मात्रा में, है ना, अन्य जो समुदाय हैं उन पे निर्भर रहना ही पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि आज भौतिक दृष्टि से तो समुदाय आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, परंतु सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर अवश्य है, क्योंकि सामाजिक जीवन के सभी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। अब समुदाय की हम अगली विशेषता लेते हैं, अनिवार्य सदस्यता। यानी प्रत्येक व्यक्ति, अनिवार्य यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, अन्य लोगों के साथ में रहता है, उनके साथ में अंतःक्रिया करता है और उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना ही पड़ता है। ऐसा जरूर हो सकता है कि व्यक्ति एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक रहने के बाद में अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य समुदाय में चला जाए, अन्य समुदाय में चला जाए, वहाँ का सदस्य बन जाए, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में समुदाय का सदस्य, किसी भी समुदाय का सदस्य अवश्य रूप से रहता है। जैसे मान लीजिए लंबे समय तक, है ना, बचपन से लेकर कर 11-12 तक, जैसे अगर हम ग्रामीण परिदृश्य की और झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो हम लोग हैं और काफ़ी लंबे समय से हम लोग झुंझुनू समुदाय के अंतर्गत रह रहे हैं। अब अपने फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th कर लिया, फिर अब अपन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम झुंझुनू समुदाय के सदस्य कहलाएंगे। लेकिन आगे मान लीजिए हमें उच्च शिक्षा लेने के लिए और उच्च शिक्षा लेने के पश्चात अगर हम रोजगार में सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो उस, है ना, सरकारी सेवा को करने के दौरान हम किसी अन्य समुदाय के सदस्य बन जाएंगे, लेकिन हम किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो अवश्य रूप से ही रहेंगे। तो जो व्यक्ति है ना वो किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। जो वर्तमान समय है इसमें भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने भी लग जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन इतना जरूर अवश्य है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है ना। तो अन्य समुदाय की जो अन्य विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, वो है अनिवार्य सदस्यता। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की समुदाय की विशेषताओं की या फिर समुदाय के लक्षणों की। अब हम बात करेंगे सीमावर्ती समुदायों की, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।